अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर बी का। एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। याद रखिएगा, इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी वन पार्टी डोमिनेंस का पीरियड कौन सा था और इसको वन पार्टी डोमिनेंस का पीरियड क्यों कहलाया जाता था, इसको क्यों ऐसा कहा गया। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, तभी जाके इसका नाम ही पड़ा है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन जो हमारा आज का है, दैट इज व्हाई इज द पीरियड 1947 to 67 कॉल्ड कांग्रेस सिस्टम। 1947 से लेके 67 तक का जो पीरियड था, इसको कांग्रेस सिस्टम क्यों कहा गया, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। कांग्रेस पार्टी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदुस्तान की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी जो 1885 में बनी बाय ए.ओ. ह्यूम, उस पॉलिटिकल पार्टी ने, जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी की फ्रीडम के लिए, एंड फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो 1947 से 67 तक का पीरियड था, इसमें जो चूंकि पहले 3 जनरल इलेक्शंस हेल्ड हुए थे, तो इसको किस लिहाज से कांग्रेस डोमिनेंस का पीरियड कहलाया जा रहा था, क्यों कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी डोमिनेंट है इस पीरियड में, किस लिहाज से, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस डोमिनेंट रही और किस तरह से उसने प्रूव करके दिखा दिया। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, क्वेश्चन है व्हाई इज द पीरियड 1947 to 67 कॉल्ड कांग्रेस सिस्टम। 47 से 67 तक का जो पीरियड है, इसको कांग्रेस सिस्टम क्यों कहा जा रहा था, या इसी दौरान जो पहले 3 चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की डोमिनेंस किस तरह से दिखाई गई, वो सारी चीजें हमें इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करनी है और आप लोग ध्यान भी दे रहे होंगे, आई होप। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान में जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन। जैसा मैंने पहले भी आपको पढ़ाया, 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, इलेक्शन कमीशन इज अ बॉडी हु कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर इंडिया। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है, ये वो बॉडी है जो क्या करती है, चुनाव करती है, चाहे बाई इलेक्शंस हो, चाहे जनरल इलेक्शंस हो, चाहे मिड टर्म पोल हो, किसी भी किस्म का चुनाव यही बॉडी कराती है। और इस इलेक्शन कमीशन का हेड होता है नून एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या कहा जाता है उसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सबसे पहले जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले चैलेंज इसके सामने ये भी था कि अब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हिंदुस्तान ने अपनाए, डेमोक्रेसी अपनाई। अब जब डेमोक्रेसी अपनाई, डेमोक्रेसी इज in fact based on elections, the first task in front of India was to set up an election commission who will conduct free and fair elections for India. लेकिन ये जो चुनाव थे, चुनाव कंडक्ट कराने, पहले हिंदुस्तान के पहले चुनाव आज़ादी के बाद के, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये कोई मामूली बात नहीं थी, स्पेशली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ए कंट्री वेयर देयर इज डाइवर्सिटी इन एवरी फील्ड। आप देख रहे हैं, तो इस तरह से हिंदुस्तान मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चर्ड कंट्री, यहाँ से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का मसला। तो इस तरह से सबसे पहले इन्हें क्या करना था, इलेक्शंस कंडक्ट कराने थे। तो सबसे पहले इन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए, चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने ही प्लानिंग कमीशन भी बनाई, जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो इस तरह से उन्होंने ही सबसे पहले ये काम उन्हीं के सुपुर्द किया गया कि आपको इलेक्शन कमीशन बनाना है। और फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1950 विद शिव कुमार सेन एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सबसे पहली बार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिंदुस्तान का रहा, उनका नाम था शिव कुमार सेन। और सबसे पहले जब ये बॉडी तश्कील गई 1950 में बनाई गई। इलेक्शन कमीशन कब बनाई गई? 1950 में बनाई गई, जिसका हेड कौन रखा गया? शिव कुमार सेन।
अब इस इलेक्शन कमीशन का काम ही था कि हिंदुस्तान में पहले चुनाव कराने हैं, पहली बार आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी कंट्री में चुनाव कराने हैं, इतनी डायवर्सिटीज होने के बावजूद। तो ये कोई मामूली बात नहीं थी, छोटा मामला नहीं था। इनफैक्ट जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन थी, इनके सामने तो बहुत बड़े टास्क थे। सबसे पहले तो डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज तश्कील देनी है। डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए इन्होंने पहले डिलिमिटेशन कमीशन तश्कील दी और उन्होंने बताया कि कितनी क्या सीट्स है हिंदुस्तान में। तो ये कोई मामूली बात नहीं थी, सोच समझ के कि कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा दिया जाए, किसी को नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, किसी सेक्शन को इसमें हर कोई लाना है, एससीज एसटीज हर एक जगह से लोग लाने हैं, हर एक इलाके को टच करना है। So the first task of election commission was to set up delimitation commission. तो delimitation commission जो था उनका ये था कि सबसे पहले delimitation of electoral constituencies, उनको सबसे पहले क्या काम सौंपा गया कि उन्हें electoral constituencies बनानी है, जहां जहां elections कराने हैं वो constituencies देखनी है, उसके लिए इंतजामात करने हैं, उसके लिए पोलिंग स्टेशंस, रिक्रूटमेंट करनी है ऑफिसर्स की, तो वो सारी चीज़ें इन्हें करनी है। उसके साथ साथ सेकंड टास्क ऑफ इलेक्शन कमीशन वाज प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। बहुत बड़ा मामला कि इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने हैं। हिंदुस्तान में देखना है कि कितने लोग जो है, जो बालिग है, जिन्हें यहाँ पे राइट टू वोट है, ये चीज़ भी देखनी है। तो सबसे पहले सेंसस करना है। ये एक ऐसा मसला था जिसको टाइम लगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन 50 में बनाई गई, लेकिन जब हम देखते हैं पहले चुनाव 52 में पहली बार चुनाव हुए हिंदुस्तान में। यानी ये इलेक्शन कमीशन अलोंग विद डिलिमिटेशन कमीशन जो था, इन्हें सबसे पहले जो दो काम सुपुर्द किए गए, डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इनको ये चीजें तैयार करनी थी। तो ये चीजें तैयार करने के साथ साथ अब ये इस नतीजे पे पहुंचे कि हिंदुस्तान में देयर वर ओवर 17 करोड़ एडल्ट सिटीजन्स हु हैड टू इलेक्ट 489 लोकसभा मेंबर्स एंड अबाउट 3200 एमएलएज। याद रखिएगा, हिंदुस्तान में जब ये इलेक्शन कमीशन तश्कील गई 1950 में, उसके बाद इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया। डिलिमिटेशन कमीशन ने सबसे पहले अपना काम ये किया कि उन्हें डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज तश्कील दे दी कितनी क्या है, और ये इस पर पहुंच गए कि हमें 489 सीट्स पे चुनाव कराने हैं। उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स के हिंदुस्तान में इस नतीजे पे पहुंचे कि 17 करोड़ जो है they are adult citizens who are having right to vote. लेकिन out of 17 crore, a tragedy was, out of 17 crore only 17% voters were literate. देखिएगा कितना संगीन मामला। 17 करोड़ लोगों को हक दिया गया कि उन्हें राइट टू वोट है, लेकिन आउट ऑफ 17 करोड़ पीपल ओनली 17% वोटर्स वेर लिटरेट। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में अब पहले चुनाव में जो लोग थे वो ज्यादा अनपढ़ ही थे। अब इन लोगों को समझाना कि किस तरह से चुनाव होंगे, किस तरह से आपको इलेक्शन में हिस्सा लेना है, ये सारी चीजें समझानी, ये बहुत बड़ा मसला था हिंदुस्तान की सरकार के, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन के सामने। और चूंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि 47 से 67 तक का जो पीरियड है, इसको क्यों कांग्रेस सिस्टम कहा गया। उसमें यह है कि जब हिंदुस्तान में चूंकि 17% वोटर्स खाली लिटरेट थे आउट ऑफ 17 करोड़ एडल्ट सिटीजन्स, अब जब चुनाव हुए, पहले चुनाव जनरल इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1952, स्टार्ट किया गया अक्टूबर 1951 से फेब 1952 तक इन्होंने इलेक्शंस कराए। और पहले चुनाव जो हुए 1952 में, इसमें कांग्रेस वन 74.3% सीट्स। इन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस which were held in 1952, it was Congress party who got 74.3% seats. यहाँ पे देखिएगा, आउट ऑफ 489 सीट्स कांग्रेस वन 364 सीट्स।
This means Congress won 74.3% सीट्स। आप देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है। 74.3% सीट्स हासिल की पहले चुनाव में किसने? कांग्रेस ने। और उसके बाद जब चूंकि 5-5 साल के बाद हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद 1957 में जब सेकंड जनरल इलेक्शंस हेल्ड हुए, उसमें कांग्रेस वन 75% सीट्स। कांग्रेस ने अगेन छक्का मारा यहाँ पे, 75% सीट्स। पहले में तो 74.3% सीट्स थी, लेकिन दूसरे चुनाव में तो मोर देन 75% सीट्स। आउट ऑफ 494 कांग्रेस वन 371। ये कोई मामूली बात नहीं है। एंड सो फार एज थर्ड जनरल इलेक्शंस वेर third general elections were held in 1962. Here Congress again won 73% seats. Out of 494, 361 seats. अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ आप कहोगे पहले जनरल इलेक्शंस जब हेल्ड हुए उसमें 489 सीट्स थी, उसके बाद 5 साल के बाद 494 सीट्स थी। ये बढ़ा दी क्यों गई ये कुछ सीट्स? क्योंकि डिलिमिटेशन का काम क्या होता है, साथ साथ में ये देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहीं और तो नहीं बढ़ानी है। इस वक्त हम प्रेजेंटली देख रहे हैं हिंदुस्तान में 543 सीट्स है लोकसभा की, और पहले चुनाव में 489 थी। यानी दिन ब दिन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हम भूले हैं, या जहां कहीं पे भी हमने 2-4 इलाकों को मर्ज करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा दिया था, वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा पावर डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। इस तरह से वहां पे भी इलेक्शंस कराए जा रहे हैं, तभी जाके सीट्स जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ आप देखिए, चाहे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस की बात करें, सेकंड जनरल इलेक्शंस की बात करें, या थर्ड जनरल इलेक्शंस की बात करें, 52, 57, 62 में कांग्रेस वाज द पार्टी हु गॉट 73, 75, 74% सीट्स अगेन एंड अगेन। इट वाज कांग्रेस who was dominant in all the 3 general elections. That's why we say that it is the period where Congress party was dominant. In all the 3 general elections, Congress got over 3/4 of the seats. याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी जो है इसको 3/4 सीटें हासिल हुई। इनफैक्ट हर 4 में से 3 सीटें इनको हासिल हुई। अब जब हम अपोजिशन की बात करेंगे, अपोजिशन को तो वहां पे 10 में से 1 भी हिस्सा हासिल न हुआ। हाँ, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के बाद सोशलिस्ट पार्टी थी, उनको थोड़ी बहुत सीटें मिली थी, 12-14 सीटें, लेकिन वो कोई मामूली बात है। और एक अपोजिशन केरला में हुई थी 57 में, वहां पे कोalition गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन डिस्पाइट एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस डोमिनेंस वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वी कांट नेग्लेक्ट इट्स डोमिनेंस। यहाँ देखिए, वी कांट नेग्लेक्ट इट्स रोल, 74, 75, 73 सीट्स, नॉट ए जोक। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, बच्चों देखिए, जब कोई बात आम हो जाती है, आजकल लोगों को बुखार है IAS का, कि फलानी जगह, हम अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करेंगे, पुंजवा में लड़की ने क्रॉस किया, टॉप किया, या यहाँ त्रेहगाम ने लड़के ने टॉप किया, IAS सीट हासिल कर ली। इसी तरह से जब यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे थे, जिसमें कांग्रेस बार बार छक्के पे छक्का मार रही थी, पहले चुनाव, सेकंड चुनाव, थर्ड चुनाव में अगेन एंड अगेन कांग्रेस 174, 75% सीट्स, तो जो राइटर्स थे वो मजबूर हो गए कुछ कहने के लिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा राइटर है, जिसका नाम है रजनी कोठारी। तो ही coined the term one party dominance for this phase of India। जब उसने ये पीरियड देखा, ये फेज देखा, 47 से लेकर 67 तक का एरा, उसने इसके लिए एक टर्म निकाल ली। टर्म क्या निकाली? वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी डोमिनेंस यानी अब हर जगह खाली क्या है? कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। तो या दूसरे जो भी स्कॉलर्स थे, अदर्स कॉल्ड इट वन पार्टी सिस्टम। बाकी स्कॉलर्स तो कहने लगे भैया अब पता ही है, अब जो आगे चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस आएगा, आगे क्यों आएंगी, चुनाव आएंगे तो उसमें भी कांग्रेस ही आएगी। तो वन पार्टी सिस्टम लोगों ने इसे कहा, या हसन जोया है उसने कहा दिस इज द कांग्रेस सिस्टम। बस अब जो भी कोई है कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई जैसी कारकर्दगी पहले किसी ने भी नहीं दिखाई थी।
तो ये सारी चीजें, ये सारे रिजल्ट्स देख के हम कह सकते हैं कि कांग्रेस क्यों पहले 3 चुनाव में डोमिनेंट रहा। कांग्रेस इसलिए डोमिनेंट रहा बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ इट्स रूल एंड बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड वर्क। सो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।